वेलकम टू रीड मंत्र ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे बेटा। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एंजॉयमेंट के साथ क्या करना है, पढ़ते भी रहना है, ठीक है। अच्छा खाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए प्लीज़, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ना है बेटा, पढ़ लोगे कुछ बन जाओगे, बेटर होगा, ठीक। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर का नाम है बेटा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑक्सिन क्या होता है, जिब्रेलिन्स क्या होता है, साइटोकाइनेंस क्या होता है, इसमें मूवमेंट्स कैसे कैसे हैं, यहाँ पे प्लांट ग्रोथ कैसे होती है। तो ये सब आप कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा ग्रोथ क्या होता है। आपको पता है ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना। आपको मैंने बोला कि बताओ ग्रोथ, हमने फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ड में पढ़ा था कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है या एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। मैंने आपको वहां पे बताया था कि ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। सबसे पहले तो मैं आपको, जिन बच्चों ने नहीं देखा है लेक्चर, उसके लिए बता दूं, डिफाइनिंग मतलब होता है जहां पर एक्सेप्शंस हमें देखने को ना मिले। लेकिन ग्रोथ वहां पे नॉन लिविंग के भी ऊपर हो रही थी और लिविंग के भी ऊपर हो रही थी। माउंटेन्स के ऊपर भी हमने ग्रोथ देखी थी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हमने ग्रोथ देखी थी। तो ग्रोथ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ वो होती है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, जो किसी भी एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर यूजुअली होती है। उस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन। यहाँ पे एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक चीज जो हो गई वो हो गई, ठीक है। किसी भी चीज के साइज का बढ़ना, आप सपोज करो आपके किसी ऑर्गन में साइज में बढ़ गया या मास बढ़ गया उसका, दैट मीन्स क्या हो गई? आपकी ग्रोथ हो गई। किसी भी सेल का बढ़ना, वो भी क्या होती है बेटा? आपकी ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ इज बेसिकली क्या होता है बेटा? ग्रोथ होता है एक इरिवर्सिबल चेंज, या तो किसी साइज का बढ़ना, या किसी ऑर्गन का बढ़ना, या किसी पार्ट का बढ़ना, या पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स का बढ़ना। सब क्या कहलाता है बेटा? ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रोथ होती क्यों है। एक्चुअली बेटा ग्रोथ होती है मेटाबॉलिज्म की वजह से। यू नो दैट व्हाट यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मतलब होता है जितनी भी रिएक्शंस हो रही है बॉडी के अंदर, वो सब क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मेटाबॉलिज्म की वजह से ग्रोथ होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ऑलराइट, तो नोट डाउन इट, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट। प्लांट ग्रोथ कैसी है बेटा? इनडिटरमिनेट है। आपको पता है कि प्लांट ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक होती है डिटरमिनेट, एक होती है इनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट ग्रोथ क्या होती है बेटा? डिटरमिनेट ग्रोथ होती है एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए क्या हो रही है बच्चे? ग्रोथ हो रही है। ऑन दी अदर साइड अगर हम प्लांट्स में देखें तो इनडिटरमिनेट ग्रोथ है, हम वहाँ पे पता नहीं लगा सकते कि कितनी ग्रोथ होनी है, ठीक है। इतना एक्यूरेट ईयर्स हम नहीं निकाल सकते, एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते। तो प्लांट अपनी पूरी की पूरी लाइफ में क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। प्लांट कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। ऐसी ग्रोथ को क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट ग्रोथ कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है बेटा अनलिमिटेड ग्रोथ। कैसी ग्रोथ है बेटा? आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ है। प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम, यहाँ पे बहुत सारे मेरिस्टम्स प्रेजेंट है। आपको पता है एपिकल मेरिस्टम है, आपके शूट मेरिस्टम और रूट मेरिस्टम्स आता है, चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। कैपेसिटी टू डिवाइड, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम्स प्रेजेंट है, जैसे आपके रूट मेरिस्टम, शूट मेरिस्टम्स। तो यहाँ पर क्या है बच्चे? यहाँ पर कैपेसिटी है डिवाइड होने की। इनके पास थ्रू आउट द लाइफ स्पेन कैपेसिटी होती है किस चीज की? बढ़ने की। चलिए ये पॉइंट भी आपने कंसिडर किया। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, एपिकल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। आपको पता है कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? प्लांट के एक्सिस का बढ़ना क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ। और प्लांट की गर्थ का बढ़ना क्या होता है बच्चे? आपकी सेकेंडरी ग्रोथ। चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, यहाँ पे जो लेटरल मेरिस्टम है, जैसे वास्कुलर कैम्बियम हो गए, कॉक कैम्बियम, अपीयर्स लेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन गर्थ। मेरिस्टम तो पहले ही अपीयर हो जाते हैं और अपनी लाइफ स्पेन, जितनी भी लाइफ स्पेन है प्लांट की, कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है। लेकिन जो लेटरल मेरिस्टम है वो सेकेंडरी इन ग्रोथ है, काफी टाइम बाद ग्रोथ करते हैं। आपके लेटरल मेरिस्टम, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है बच्चे? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है?
जब प्लांट की गर्थ चौड़ाई बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि गर्थ को बढ़ाने के लिए कौन से मेरिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम एक्सेस की इलॉन्गेशन की बात कर रहे हैं तो एपिकल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, और गर्थ की बढ़ा रहे हैं तो हम क्या रिस्पॉन्सिबल है, आपके लेटरल मेरिस्टम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फेजेस ऑफ ग्रोथ। बच्चों देयर आर 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले आपका मेरिस्टमैटिक, ठीक है, दूसरा आपका इलॉन्गेशन, और थर्ड आपके मैचुरेशन। आपने एक क्रॉस सेक्शन देखा होगा अपनी बुक के अंदर, वहाँ पे तीनों फेजेस लिखी हुई थी। कहाँ पर, चैप्टर 5 में बेटा, वहाँ पे आपने तीनों फेजेस ऑलरेडी देख चुके हो कि आपकी मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में क्या होते हैं, आपके इलॉन्गेशन में क्या होता है, और आपके मैचुरेशन में होता है। चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले है बेटा मेरिस्टमैटिक ग्रोथ। मेरिस्टमैटिक ग्रोथ क्या होती है, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टमैटिक फेज ऑफ ग्रोथ। क्वेश्चन आया नीट के अंदर कि बताइए फेजेस, सबसे फर्स्ट फेज जो मेरिस्टमैटिक फेज है वो कौन से मेरिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज के लिए, तो आपके रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेरिस्टमैटिक फेजेस ऑफ ग्रोथ। ऑलराइट, क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है नोटिस करने वाली बेटा, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो प्रोटोप्लाज्मा से भरी होती है, डेंस एकदम। यहाँ पे लार्ज कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस होता है। आपको पता है अगर साइटोप्लाज्मा का रेशियो ज्यादा है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का रेशियो भी ज्यादा हो गया, क्योंकि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो एक पर्टिकुलर डेफिनेट अमाउंट में होना चाहिए। अगर साइटोप्लाज्मा ज्यादा होगा, डेंस होगा, तो न्यूक्लियर भी कैसे होंगे, कॉन्स्पीशियसली लार्ज होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेटा, सेल वॉल्स आर प्राइमरी इन नेचर। सेल वॉल प्राइमरी होती है, थिन होती है और सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज से भरी होती है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस स्लाइड। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस जो 2 सेल के बीच में होता है, नेबरिंग सेल से कनेक्शंस के लिए क्या होता है बेटा, आपके प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं। समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा, आ जाता है कभी कभी तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट है बेटा फेज ऑफ इलॉन्गेशन। अब मेरिस्टमैटिक के ऊपर कौन सी फेजेस होंगी, इलॉन्गेशन होगा। इलॉन्गेशन में यहाँ पे सेल्स कैसी होती है, वैक्यूलेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, मतलब वैक्यूल का साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा। वैक्यूल का साइज बढ़ गया तो सेल का साइज बढ़ जाएगा, सेल एनलार्जमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेल लंबाई हो जाएगी। तभी तो यहाँ पे क्या बोला है हमने कि यहाँ पे इलॉन्गेशन हो रहा है। थर्ड पॉइंट, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। आपको पता है कि वो वाली जो सेल वॉल थी जो फेज ऑफ मेरिस्टमैटिक उसमें थी, वहां पे जो सेल वॉल थी प्राइमरी नेचर थी, थिन थी, सेलुलोजिक थी, लेकिन यहाँ पर कैसी हो गई है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हो गया। समझ गए बच्चों, चलिए आगे आता है फेज ऑफ मैचुरेशन। इस फेज में क्या होता है बेटा, सेल्स अटेन मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल। अब सेल्स क्या कर चुकी है, अपने मैक्सिमम साइज को गेन कर चुकी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा जाता है कि मैचुरेशन फेज में क्या होता है। मैचुरेशन फेज में आपके क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए। मैचुरेशन फेज में आपकी जो साइज है सेल की वो मैक्सिमम हो चुकी है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, यहाँ पे हेयर्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा, रूट हेयर्स यहाँ पे अपीयर होते हैं, ठीक है बेटा। और फाइनली सेल अटेन कर ली थी अपने स्टेबल और मैक्सिमम साइज को। इज इट क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है बेटा कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। As you know that what are the different conditions of growth? ग्रोथ के लिए जो सिमिलरली जो हमें चाहिए वो प्लांट्स को भी चाहिए। जैसे प्लांट को वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, अपना खाना प्रिपेयर कर सके। सिमिलरली आपको पता है कि इन चीज़ों से क्या होता है, टर्जिडिटी मेंटेन होती है। टर्जिडिटी क्या होती है, दृढ़ता। सिमिलरली आपको पता है कि बेटा एक स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए, ग्रोथ होने के लिए प्लांट्स के अंदर टर्जिडिटी होना जरूरी है, तभी वहाँ पे ट्रांसपिरेटरी पुल होगा, तभी वहाँ पे पानी को जाइलम फ्लोएम के थ्रू ऊपर पहुंचाया जाएगा। तो टर्जिडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन द कंडीशन ऑफ ग्रोथ। अगेन वाटर हमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए चाहिए बेटा, बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रही हैं। आपको पता है एंजाइम कहाँ काम करेंगे, जहाँ पे मीडियम होगा, और मीडियम क्या होता है प्लांट्स के लिए, ऑब्वियसली वहाँ पे ब्लड तो है नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है।
ऑक्सीजन चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, चीज़ों को तोड़ना है कैटाबॉलिज्म, चीज़ों को बनाना है एनाबॉलिज्म, क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। 3 पॉइंट आता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। सबसे पहले द सेल्स डिराइव फ्रॉम द रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड कैम्बियम। जो सेल्स जो डिराइव होती है आपकी रूट एपिकल शूट एपिकल से होती है, इस एक्ट ऑफ मैचुरेशन को कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। जो सेल आपके रूट एपिकल मेरिस्टम से बन रही है, शूट एपिकल मेरिस्टम से बन रही है या फिर वेस्कुलर कैम्बियम से बन रही है, उस फेज को क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नोट डाउन इट। मेजर चेंजेस टेक प्लेस इन द सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लाज्मा। मेजर चेंजेस कहाँ होते हैं बेटा? आपके सेल वॉल में होते हैं और आपके प्रोटोप्लाज्मा में होते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी कि आप तीनों चीजों में कंफ्यूजन मत हो जाना। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, जहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम और आपके वेस्कुलर कैम्बियम में सेल्स डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मेजर प्रोटोप्लाज्मिक चेंजेस हो रहे हैं, थिकनिंग्स हो रही हैं, तो ये सब किसके अंदर आता है बच्चे? ये सब आपके डिफरेंशिएशन में आता है। नोट डाउन इट बेटा। चलिए नेक्स्ट आता है differentiated trachyary element cells lose their protoplasma, develop a very strong elastic lignocellulosic secondary walls। अब क्या हुआ बेटा? जाइलम के अंदर कुछ आपको पता है 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम फ्लोएम के अंदर 4 कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं ना? बताइए कौन कौन से पढ़े? चलो सब बच्चों को पता है, मतलब आपने चैप्टर 6 अच्छे से पढ़ा है। तो चैप्टर 6 के अंदर हमने जाइलम के चारों कंपोनेंट्स देखे, फ्लोएम के चारों कंपोनेंट्स देखे। अब क्या होता है बच्चों, वहाँ पे जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपने प्रोटोप्लाज्मा को लूज कर दिया है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी वॉल्स का डेवलपमेंट किया है। समझ में आ रहा है क्यों किया है बच्चा? आगे देखते हैं। The living differentiated cells that by now have the capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions। अब जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स थे उनके अंदर वो किससे बने थे बेटा? वो बने थे आपके डिफरेंशिएशन से, लेकिन अब उनके अंदर फिर से क्या आ गया है? कैपेसिटी आ गई है। उन्होंने कैपेसिटी को रिगेन किया है और उन्होंने डिफरेंशिएशन करना डिसाइड किया है। जब सेल्स एक बार डिफरेंशिएटेड हो जाए और अपने प्रोटोप्लाज्मा को लूज कर दे, उसके बाद क्या होता है? उनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपेसिटी आ जाती है जिससे वो फिर से डिवाइड कर सकती है। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा? चलिए आगे देखते हैं। सेल्स प्रोड्यूस बाय द डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू अगेन लूज, इसी प्रोसेस को कहेंगे डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो मैंने आपको पीछे बताया, आपको पता है सबसे पहले हमने एपिकल वाला शूट एपिकल वाला किस्सा पढ़ा, उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। जब सेल्स अपनी कैपेसिटी खो देती है, जैसे ट्रैकेरी एलिमेंट ने कहा, उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन क्या होता है? सेल्स प्रोड्यूस बाय द डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू। सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होंगी? आपकी डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू से प्रोड्यूस होंगी और फिर से कैपेसिटी खो देंगी और मैच्योर होंगी कुछ स्पेसिफिक परफॉर्म करने के लिए, उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। बच्चों देखो, इसमें कंफ्यूज होना लाजमी है, ठीक है, लेकिन आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, प्लीज कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड होता है डी डिफरेंशिएशन और थर्ड होता है रीडिफरेंशिएशन। जब आपके एपिकल मेरिस्टम शूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। जब ट्रैकेरी एलिमेंट्स अपने प्रोटोप्लाज्मा को खो देती है और फिर से डिवाइड होने की कैपेसिटी पाती है, उसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन कुछ स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर होता है, जैसे जो कि डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू से प्रोड्यूस होता है और फिर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनता है, उनको कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। देखो, इंडोल कंपाउंड्स हैं आपके, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, आपको ये लर्न करने हैं। क्वेश्चन आता है कि बताओ इंडोल कंपाउंड्स के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैसे हैं? इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IA ही आप बोल सकते हो। एडेनिन डेरिवेटिव्स के बता सकते हो, N6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन या फिर काइनेटिन। कैरोटीनॉइड्स बता सकते हो जैसे एब्सिसिक एसिड जिसको ABA भी कहते हैं। टर्पीन्स बता सकते हो जैसे जिब्रेलिन्स और GA2। गैसेस बता सकते हो जैसे इथाइलिन या फिर C2H4। तो ये चीजें क्या है बेटा?
ये सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बहुत सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसमें मददगार होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं, चाहे वो रूट इनिशिएशन हो, चाहे वो शूट इनिशिएशन हो, चाहे टर्जिडिटी मेंटेन करनी हो, चाहे न्यू क्लोरोप्लास्ट डेवलप करनी हो, चाहे न्यू रूट्स डेवलप करनी हो, फ्रूट्स की शेप इम्प्रोवाइज करनी हो, सब में क्या यूज होते हैं बेटा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की कुछ पीपीएम ही यूज करने के लिए अलाउ किया है। ऐसा नहीं है कि आपने इंडोल कंपाउंड्स उठाए और दे दिए प्लांट्स को, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ स्पेसिफिक पीपीएम में ही क्या करना पड़ेगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले आपको सेल प्रमोटर जो सेल की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, जैसे आपका रूट इनिशिएशन, शूट इनिशिएशन, ये सब क्या है, सेल ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे सेल ग्रोथ को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये कौन परफॉर्म करता है बच्चे, ऑक्सिन, जिब्रेलिस और साइटोकाइनेंस। नेक्स्ट आता है सेल इनहिबिटर्स, जैसे एब्सिसिक एसिड, ये क्या करते हैं बेटा, डोरमेंसी बताते हैं, ठीक है, आपकी डोरमेंट वाली स्टेज वो आ जाती है, आपकी सेल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, सेल इनहिबिटर्स है। सबसे पहले हम डिस्कवरी देख लेते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की। आपको पता है ऑक्सिन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, एफडब्ल्यू वेंड ने किया। कहाँ से, फ्रॉम द टिप ऑफ द ओट सीडलिंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वाइवा के अंदर कि बताइए ऑक्सिन की पहली डिस्कवरी एफडब्ल्यू वेंड ने कहाँ से की थी, तो आपको बोलनी है ओट सीडलिंग से की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बैकनी, बैकनी कहीं इसको बकाने भी कहते हैं, इसको फुलिश सीडलिंग कहते हैं। A disease of rice seedling was caused by fungal pathogen Gibberellin fujicorae. यहाँ पे एक फंगल पैथोजन को देखा गया जिसका नाम था जिब्रेलिन फ्यूजिकोराई। यहाँ से क्या निकाला गया बेटा, आपका GA2 निकाला गया, ठीक है। सबसे पहले GA2 की डिस्कवरी हुई थी जो इंटरनोड के एलोंगेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। E. Kurosawa reported the appearance of the symptoms of the disease in unaffected rice seedlings when treated with steroid rotate and fungus. The active substance was later identified as gibberellic acid. किसने परफॉर्म किया था, E. कुरोसावा ने, ठीक है बेटा। आपको पता है कि जो सीडलिंग्स में जो बीमारी हो रही थी वो फंगल पैथोजन की वजह से हो रही थी, जिब्रेलिन फ्यूजिकोराई। फिर E. कुरोसावा ने इसको परफॉर्म किया, किसी अनइफेक्टेड राइस सीडलिंग्स पे डाल के देखा, और क्या हो गया बेटा, हमने यहाँ पे देखा कि ऐसी सीडलिंग्स पे डालने से क्या हो गया, इंटरनोड के एलोंगेशंस हो गई है। इसी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को क्या कहते हैं, GA2 या जिब्रेलिक एसिड। स्कूग और मिलर ने क्या आइडेंटिफाई किया था, काइनेटिन, जो कि क्या प्रमोट करता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब जब सेनेसेंस, जब पत्तियां गिरने वाली होती हैं उसको सेनेसेंस कहते हैं। तो बेसिकली काइनेटिन जो होता है सेनेसेंस को डिले करता है, यानी कि रोकता है, यानी कि लेट करवाता है। ड्यूरिंग मिड 1960s में 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर देखे गए, जैसे इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डोमिन। इनको कलेक्टिवली क्या कहा गया बेटा, एब्सिसिक एसिड। तो ये पूछा जाता है कौन सी 3 थे बेटा, डोर्मिन था, इनहिबिटर बी एंड एब्सिशन 2। लेटर ऑल दीज प्रूव टू बी ABA। इनको सभी को क्या बोला, एब्सिसिक एसिड बोला, जो क्या था, सेल इनहिबिटर था या सेल ग्रोथ प्रमोटर था, ऑब्वियसली सेल इनहिबिटर था, ठीक है बेटा। कॉसेंस ने डिस्कवर किया इथाइलिन को, जो कि राइपेंडोरिस से हमें मिलता था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है बेटा, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ऑक्सिन मतलब कहाँ से निकाला गया था, सबसे पहले फर्स्टली जो था ये यूरिन से निकाला गया था, ठीक है। ऑक्सिन टर्म जो है वो अप्लाई की जाती है इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए। प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग अपाइसिस ऑफ द स्टेम एंड रूट, ये ग्रोइंग अपाइसिस से निकाला जाता है। IAA और IBA जो है वो नेचुरल ऑक्सिन है बेटा, और NAA और 2,4-D नैप्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4-D जो है ये सब सिंथेटिक ऑक्सिन है। तो आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ सिंथेटिक ऑक्सिन के एग्जांपल दो, तो आपको ये दोनों देना है, और नेचुरल वाले के पूछेंगे तो ये दोनों देना है। प्रमोट रूटिंग्स इन स्टेम कटिंग्स, जो स्टेम कटिंग्स होती है ना, जब कभी कभी हम स्टेम काट के लगा देते हैं जैसे रोज की, तो उनमें रूटिंग्स करवाने के लिए हमें ऑक्सिन उन्हें देना पड़ता है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं रूटिंग्स को स्टेम्स कटिंग में। प्रमोट फ्लावरिंग, और क्या करते हैं बेटा, फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। इनहिबिट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, ये फ्रूट को गिरने से और लीफ ड्रॉप को गिरने से बचाते हैं। एपिकल डोमिनेंस को रोकते हैं। बेटा एपिकल डोमिनेंस क्या होती है, देखो एपिकल डोमिनेंस क्या होती है, जब जो प्लांट्स होते हैं जब उनकी एपेक्स बढ़ रही होती है तो वो लेटरल बर्ड्स को या फिर लेटरल रूट्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, जैसे टी के अंदर होता है। फिर हम क्या करते हैं बच्चे, हम ऊपर से एपिकल जो बर्ड्स हैं, एपिकल लीव्स हैं, उनको काट देते हैं ताकि लेटरल ग्रोथ अच्छे से हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, और ये क्या प्रमोट करते हैं, आपके सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं।
नेक्स्ट आपका जिब्रेलिन से आपकी इलोंगेशंस जो होती है, इंटरनोड इलोंगेशन। सपोज करो ये आपका छोटा वाला प्लांट है जिसमें यहाँ पे इंटरनोड्स है, तो आप जैसे ही इस पे GA2 अप्लाई करोगे या जिब्रेलिन अप्लाई करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, इंटरनोड इलोंगेशंस हो जाएंगी, बीच के स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है। इम्प्रूव शेप, एप्पल की शेप को इम्प्रूव करने में और बहुत सारे वेजिटेबल और फ्रूट्स की शेप को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। सेनेसेंस को डिले करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मतलब कि पत्तियां गिरने से। यूज इन माल्टिंग इंडस्ट्री, ब्रीविंग इंडस्ट्री, माल्टिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। अर्ली सीड प्रोडक्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है। और बोल्टिंग होती है इनकी बीट और कैबेजेस में, मतलब माल्टिंग जो होता है बेसिकली एक टाइप से ही बोल्टिंग कहते हैं। बीट का, कैबेज का करके बेटा कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस जो होता है बेटा, जैसे जियाटिन है, जियाटिन आपका कहाँ से निकाला गया है, कॉर्न कर्नल से निकाला गया और कोकोनट मिल्क से निकाला गया है। ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं बेटा। ये आपकी न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करवाते हैं, क्लोरोप्लास्ट को प्रोड्यूस करवाते हैं नई लीव्स में, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बड्स को, और प्रमोट करते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनेसिस करवाते हैं मतलब सेनेसेंस को डिले करवाते हैं। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बच्चों। आपको पता है जब भी हम किसी मीडियम में हम कभी कल्चर कराते हैं तब हम वहाँ पे किस चीज़ का रेशियो लेते हैं, ऑक्सिन का और साइटोकाइनेस का। तो साइटोकाइनेस क्या करवाता है, आपके सेनेसेंस को डिले करवाता है। लास्ट आपका इथाइलिन है बेटा, राइपनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फ्रूट्स को पकाने में, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है बेटा। स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस को मोटा करने में, सेनेसेंस को प्रमोट करने में। रेस्पायरेशन क्लाइमेक्ट्रिक, मतलब कि रेस्पायरेशन रेट बढ़ाने के लिए, जो फ्रूट्स का रेस्पायरेशन रेट अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, वो जल्दी से पकेंगे। ब्रेक सीड एंड बड डोमेंसी, ये क्या करते हैं, सीड और बड डोमेंसी को ब्रेक करते हैं। इंक्रीज अब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाता है। इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट पाइनएप्पल्स, फ्लावरिंग इनिशिएट करते हैं, फ्रूट सेट प्रोडक्शन करवाते हैं पाइनएप्पल्स के अंदर में। इथेफॉन एक कॉमन इथाइलिन है जो हम एक्वस एनवायरनमेंट में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ABA, एब्सेशन करवाएगा, डोरमेंसी करवाएगा, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करवाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन कैसे है बेटा, कि बहुत सारे स्ट्रेसेस आ जाते हैं तो उन्हें टॉलरेंस देने की, उन्हें टॉलरेट कौन करवाता है, यही हार्मोन करवाता है। स्टोमेटा को क्लोज करवाने में, डोमेंसी क्रिएट करवाने में, इंक्रीजेस टॉलरेंस करवाने में, विथ्स एंड डेसिकेशन एंड एंटागोनिस्ट टू GAs, ये GAs से बिल्कुल अपोजिटली काम करता है, इसीलिए इसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये कि एब्सेशन और डोमेंसी करवाता है। डोमेंसी अगर आपको याद हो गया तो सब कुछ याद हो जाएगा, जैसे स्टोमेटा को क्लोज करवाना। सपोज दैट पानी कम है और ट्रांसपीरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बेसिकली स्टोमेटा के जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है। स्टोमेटा क्लोजर हो जाती है, क्यों, क्योंकि पानी का ज़्यादा लॉस ना हो। तो डोमेंसी वाली स्टेट कौन क्रिएट करवाता है, ABA। लास्ट टॉपिक है बेटा आपका फोटोपीरियोडिज्म। चलिए बच्चों, लास्ट टॉपिक है हमारा फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। आपको पता है फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है बेटा, फोटोपीरियोडिज्म होता है जब प्लांट्स जो होते हैं रिस्पॉन्स करते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट को या ड्यूरेशन ऑफ डार्क को। ये क्या कहलाता है, फोटोपीरियोडिज्म कहलाता है। जैसे ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, सपोज दैट लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, इसके अंदर शॉर्ट डे प्लांट्स होता है और डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होता है बेटा, जब आपका क्रिटिकल फोटो पीरियड से अबव चली जाती है आपकी ड्यूरेशन लाइट की तो वो फ्लावरिंग करते हैं, और अगर नहीं करती तो वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं। सिमिलरली शॉर्ट डे में होता है, अगर ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज़्यादा चली गई है, एक्सपोजर ज़्यादा हो गया लाइट का अबव द क्रिटिकल फोटो पीरियड, तो वो क्या करेंगे, वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे, और अगर उससे लेस है तो वो फ्लावरिंग करेंगे। अब जो डे न्यूट्रल प्लांट्स होता है वो वेजिटेटिवली मेच्योर प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे कोई ड्यूरेशन ऑफ लाइट एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ डार्क का कोई डिपेंड नहीं करता। तो जैसे प्लांट फोटोपीरियोडिज्म करते हैं वैसे एनिमल्स भी फोटोपीरियोडिज्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्नलाइजेशन। ये क्या होता है, इसको कोल्ड ट्रीटमेंट भी कहते हैं बेटा। सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा हार्ड टफ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली डिपेंड करते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट्स पे। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन कहते हैं बेटा। वर्नलाइजेशन, सपोज करो कोई बाइनिनियल प्लांट है जो कि मोनोकार्पिक होता है, ये एक बार क्या करते हैं बेटा, एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे और मर जाएंगे अगले सीजन में। सपोज करो इस ईयर हमने उगाया है तो अगले सीजन तक वो फिर फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूट सेट्स प्रोड्यूस करेंगे और मर जाएंगे, सिंपल। तो ऐसे को हम कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वहाँ पे हमें अच्छे खासे सब्सिक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे। और हम दूसरी जैसे स्प्रिंग सीजन में हम कुछ चीज़ें उगा सकते हैं, रई, वीट, ऑटम, ऐसे विंटर्स। तो हमें अगर एक ही सीजन में
आपकी पूरी ग्रोथ चाहिए, ठीक है। और कोई सपोज करो सिंपल सी चीज़ है, आपने कोई फसल लगाई है और वो फसल जो होती है वो सर्दियों में पकती है, तो हम उसे आर्टिफिशियली कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि वो उसी पर्टिकुलर सीजन में पक के तैयार हो जाए, ठीक है। तो जो ऐसी फसल जो एक सीजन में तैयार हो रही थी, जिसको 2 इयर्स लग रहे थे, 2 सीजन्स लग रहे थे या ज़्यादा टाइम लग रहा था, वो एक सीजन में आपकी तैयार हो जाती है आफ्टर अप्लाइंग कोल्ड ट्रीटमेंट्स। तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, पढ़ लेना। फोटो पीरियोडिज्म वर्नलाइजेशन ज़्यादा कुछ हार्ड टफ नहीं है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ, काफ़ी इजी चैप्टर है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि सब बच्चे ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनेंस के फंक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप मत होइएगा बेटा, एक एक लाइन को आप नोट्स बना के पढ़िए अच्छे से, तो आप प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। चलिए, एंड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मुझे ये चैप्टर जल्दी फिनिश करना पड़ा, ठीक है बेटा। पढ़ते रहिए आप लोग हमेशा। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ बेटा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।